जय हिंद दोस्तों, दर्पण एकेडमी में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। केमिस्ट्री का आज हमारा ये 7वां लेक्चर रहेगा। इससे पहले हम 6 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें कई सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। इसी श्रृंखला में आज जो हम देखेंगे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक बंध होते हैं, केमिकल बॉन्ड होते हैं, उनके प्रकार की बात करेंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रासायनिक बंध समझने से पहले आपको जान लेना ये आवश्यक है कि रासायनिक बंध जो बनता है केमिस्ट्री में, अगर हम बात करें तो ये विभिन्न तत्वों के मध्य बनता है। अब जो तत्व होता है इसको हमने जब देखा था तो तत्व में परमाणु होता है, और परमाणु में आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये दोनों नाभिक में रहते हैं और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। जब हमने परमाणु को वहाँ पर डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि जो किसी भी परमाणु की बाह्यतम सेल है, आउटर सेल है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब है कि उसका अष्टक पूर्ण है, जो बाहर की कक्षा है उसकी पूर्ण होती है। इस स्थिति में ना तो वह इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को देता है। लेकिन यदि उसके पास इन 8 से कुछ कम है, मान लीजिए 7 है या 1 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वह इलेक्ट्रॉन को लेने का कार्य अथवा देने का कार्य करता है। इस स्थिति में वह किसी दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाता है, जिसे रासायनिक बंध कहते हैं। कब क्या होगा ये भी देख लीजिए। अगर किसी परमाणु के पास 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, देखिए कम है तो ये संख्या 1 से लेकर 3 जो है कम है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन परमाणु क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। और यदि किसी के पास 4 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन है तो आपको दिख रहे होंगे ये संख्या अधिक है, तो वह दूसरे परमाणु से इतने ही इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे अगर उसके पास 7 है तो इसे अपना अष्टक पूर्ण करना है, 8 करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है तो यह 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से ले लेगा। अगर बाह्यतम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये कितने, 2 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से ले लेगा और इस तरह अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। यही इसमें जानकारी लिखी है कि सभी तत्व अक्रिय गैसों की भांति स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं या इलेक्ट्रॉन दान करते हैं या इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। साझा मतलब होता है कि मान लीजिए एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा कर लेंगे और दोनों अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। इस तरह से भी अपने अष्टक को पूर्ण कर रासायनिक बंध का निर्माण ये आपस में कर लेते हैं और इन्हीं बंध को हम रासायनिक बंध कहते हैं। आगे हम देखेंगे रासायनिक बंध के विभिन्न प्रकार। तो पहला बंध जो होता है उसे आयनिक बंध अथवा वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो अभी हमने ऊपर बात देखी कि जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो और दोनों परमाणु के मध्य बंध बनता है, तो ऐसे बंध को हम कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का क्लियर आदान प्रदान होगा, किसमें, आयनिक बंध में अथवा वैद्युत संयोजक बंध में। इस बंध में इलेक्ट्रॉन दान करने वाला जो परमाणु होगा, दाता हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो जो दान कर देता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ऋणात्मक चार्ज इसने दूसरे को दे दिया है तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, और दूसरा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। उदाहरण के तौर पर Ki है, पोटेशियम आपका आयोडीन से क्रिया कर लेगा तो आपका Ki बन जाता है। NaCl है, Na+, ये जब भी टूटेगा Na+ और Cl- में टूटता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया होता है। आगे हम देखेंगे वैद्युत संयोजक यौगिकों के गुण। तो ये जो गुण होते हैं, जैसे आपने नमक देखा ऊपर NaCl, तो आपने देखा होगा ये कैसा होता है, रवेदार ठोस होता है। तो वैद्युत संयोजक यौगिक रवेदार ठोस होते हैं। दूसरा, इनमें आयन आपस में मजबूत वैद्युत रासायनिक बंध द्वारा वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके कारण इनका क्वथनांक और गलनांक भी कैसा होता है, हाई होता है। तीसरा है, यौगिक आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात जल में जैसे आप इन्हें विलय करोगे तो ये प्लस माइनस चार्ज में टूट जाएंगे, आयनिक फॉर्म में विभाजित हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक।
किंतु द्रव अवस्था में सुचालक होते हैं, क्योंकि जैसे NaCl है तो ये इस अवस्था में विद्युत का कुचालक रहेगा, लेकिन जब भी इसे आप जल में घोल देंगे तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं और जलीय विलयन में वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। वैद्युत संयोजक बंध आदिशात्मक होते हैं, अर्थात इनमें कोई दिशा नहीं होती। एक बंध का प्रकार हमने देखा। दूसरा बंध होता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक, ये आपके नाम से भी इसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पर संयोजन होगा, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को ही दो अलग अलग परमाणु आपस में संयोजित कर लेते हैं या दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेते हैं। जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के स्वरूप रासायनिक बंध बनता है तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध अपने आप में तीन तरह का होता है। एक एकल सहसंयोजक बंध, अर्थात इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का दो परमाणु आपस में साझा कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और दोनों परमाणु उसे आपस में साझा करेंगे, तो ये जो रहेगा एकल सहसंयोजक बंध रहेगा। जैसे आप हाइड्रोजन को देख सकते हैं। अब जो हाइड्रोजन होता है पर उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो ये आपस में एक एक परमाणु ही एक इलेक्ट्रॉन ही आपस में साझा कर लेते हैं और एकल सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन OF2 है, ये इसमें भी आपका एकल सहसंयोजक बंध होता है। दूसरा आपका है द्विक सहसंयोजक बंध, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, द्विक मतलब दो, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉनों का दो परमाणु आपस में क्या करेंगे, संयोजन करेंगे, तो इसमें ऑक्सीजन O2 जो अणु होता है इसका उदाहरण है। तीसरा आपका त्रिक सहसंयोजक बंध है, तो इसमें क्या होगा, अभी दो इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, इसमें तीन इलेक्ट्रॉनों को दो परमाणु आपस में संयोजन कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो दोनों परमाणु नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलकर त्रिक सहसंयोजक बंध बनाकर 3 इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके एक नाइट्रोजन के अणु का निर्माण करते हैं। ये आपका सहसंयोजक बंध रहा। तीसरा आपका होता है उप सहसंयोजक बंध। उप मतलब होता है समीप, मतलब ये सहसंयोजक तो नहीं होता लेकिन सहसंयोजक के करीब होता है। तो क्या होगा, जब परमाणु के मध्य जो साझे का इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा था, वह दोनों परमाणुओं से ना प्राप्त होकर क्या होगा, सिर्फ एक परमाणु द्वारा प्राप्त होता है, तो ऐसे बंध को उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा प्रदाता रहेगा, दान करने वाला रहेगा, और दूसरा इसमें रहता है ग्राही। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। NH3 इसका उदाहरण है। NH4Cl को निर्माण करता है, तो NH3 तो पहले से पूर्ण है, लेकिन Cl- है, तो इसका एक जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर साझा हो जाता है एक दूसरे के साथ, और आपका उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ प्रकार है बंध का, वह होता है हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध जो है नाम से ही क्लियर है, किसी हाइड्रोजन का अणु किसी दूसरे अति ऋण विद्युत तत्व के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। क्या है इसमें, किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मध्य आकर्षण के अति आकर्षण बल द्वारा बना जो बंध होता है उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध के उदाहरण आप देख लीजिए, NH3 है, H2 है, HF आदि, HI देख लीजिए, HBr, ये सभी हाइड्रोजन बंध के प्रकार होते हैं। ये तो रहे आपके विभिन्न रासायनिक बंध। क्या होता है, रासायनिक बंध के हमने प्रकार देखे, 4 तरह का होता है। एक आपका वैद्युत संयोजक बंध जिसे आयनिक बंध भी कहते हैं। दूसरा आपका सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध हमने 3 प्रकार के देखे, एकल, द्विक और त्रिक। फिर हमने उपसहसंयोजक बंध देखा, इसके बाद हमने हाइड्रोजन बंध यहाँ पर देखा। अब आगे हम रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो भिन्न यौगिक आपस में रासायनिक संयोजन करते हैं तो इसे और नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या है, जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिकारक आपस में मिलते हैं और अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वह अभिक्रिया आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वह किन किन कारकों पर निर्भर करती है, उसे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है अभिकारक का सांद्रण।
सांद्रण मतलब होता है मात्रा की अभिकारक जो है वह कितनी मात्रा में है। तो इसे आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा अभिकारक होगा उतनी ज़्यादा आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर आपकी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। इसे आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं, क्योंकि अभिकारक अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जितने ज़्यादा अणु होंगे उतनी ज़्यादा रिएक्शन आपकी होगी। सेकंड आपका है ताप। तो ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमेशा आपकी केमिकल रिएक्शन की दर बढ़ेगी, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। सेकंड नेक्स्ट आपका है दाब। अगर हम दाब की बात करें तो गैसीय अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि जो अणु होते हैं रिएक्शन करने के लिए पास पास आ जाते हैं। फलस्वरूप गैसीय अवस्था की जो अभिक्रियाएं होती हैं, अगर आप उनका दाब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? तो समझा दिया कि दाब बढ़ाने पर आयतन के जो अणुओं की संख्या होती है इकाई आयतन में वह बढ़ जाती है, जिससे उनके मध्य टक्कर की संख्या बढ़ जाएगी, फलस्वरूप उनकी दर भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपका उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को घटाते अथवा बढ़ाते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। आगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। आप जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल इंक्रीज करते हैं तो अभिक्रिया की दर जो होती है बढ़ जाती है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक आपकी ईंट थी, अगर आप इस ईंट को पानी में डुबोते हैं तो उसे भीगने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इस अभिक्रिया जो ईंट है इसको आप तोड़ देंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, तो ये पानी पर डालने पर जल्दी भीग जाएगी, क्योंकि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपने वृद्धि कर दी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका है अभिकारक की प्रकृति। तो अभिकारक किस प्रकृति का है उस आधार पर भी रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है। अगर आयनिक यौगिक है कोई तो अभिक्रिया उनकी तीव्र होती है, जबकि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उनकी अभिक्रिया करने की दर जो होती है धीमी होती है। नेक्स्ट आपका विकिरण है। विकिरण मतलब सूर्य प्रकाश से समझ लीजिए। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, उसका वेग इंक्रीज हो जाता है। ये सभी हमने कारक देखे जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। अब आपके सिलेबस का अगला हिस्सा है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं आपको बताना है। तो हम इन अभिक्रियाओं को एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। पहली अभिक्रिया आपकी होती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। तो इसमें क्या होगा, 2 अलग अलग पदार्थ रहेंगे, ये जुड़कर आपस में एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। 2 भिन्न भिन्न पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यही इसमें लिखा है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। इसे आप A+B इसे समझाने के रूप में बता सकते हैं। बाकी इसके आप एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे Mg+Cl2 MgCl2 बन जाता है, N2+2H3 बता सकते हैं, अमोनिया बन जाएगा, C+O2 CO2 हो जाएगा। इस तरह से आप कई सारे उदाहरण यहाँ पर बता सकते हैं। सेकंड, जस्ट संयोजन अभिक्रिया की विपरीत रहेगी, उसका नाम है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 भिन्न भिन्न उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ए भी आपका टूट जाएगा A+B में। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे देख लीजिए, NaCl टूटने के लिए Na+Cl- में टूट जाएगा, तो ये क्या अभिक्रिया रहेगी, आपकी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट आप बता सकते हैं ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन। ये वियोजन अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार हैं। दूसरी अभिक्रिया जो वियोजन है इसके विभिन्न प्रकार आप यहाँ पर समझा सकते हैं कि कैसे कैसे वियोजन होता है। तो पहला इसका ऊष्मीय वियोजन, मतलब ऊष्मा आप डालेंगे किसी पदार्थ पर और वह अन्य अब उत्पादों में टूट जाता है, तो इसे ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रदान करने पर अभिकारक को उत्पादों में तोड़ा जाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपका कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। दूसरी अभिक्रिया आपकी प्रकाशीय अपघटन है। तो ये जस्ट कैसी रहेगी कि आप
किसी अभिकारक पर प्रकाश डालेंगे तो वह उत्पाद में टूट जाएगा, तो क्या कहलाएगी? आपकी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड पर आप प्रकाश डालते हैं तो ये 2Ag + Br2 में सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। इसी तरह AgCl के साथ रहेगा, Ag + Cl2 में ये टूट जाएगा। तीसरी आपकी अभिक्रिया है विद्युत अपघटन, अर्थात विद्युत धारा आप प्रवाहित करेंगे और अभिकारक आपका उत्पादों में टूट जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपका H2O जल जो होता है, जल से अगर आप विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत अपघटन इसका कराते हैं, तो यह भी H2 + O2 में टूट जाता है। तीसरी आपकी अभिक्रिया है, उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब होता है एक पदार्थ एक जगह से हटकर दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो इसमें क्या होगा? ऐसी अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है, अर्थात उसे विस्थापित कर देता है। इसे आप AX + B से समझ सकते हैं कि B जो है A से अधिक अभिक्रियाशील है, तो A को हटाकर ये B A की जगह आ जाएगा और BX + A बना लेगा। इसी को आप समझ सकते हैं क्रिया के स्वरूप कि HCl की क्रिया आप पोटेशियम के साथ कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। सेकंड आपकी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात A जो है B का स्थान ले लेगा और B जो है A का स्थान ले लेता है और इसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। AX + BY = BX + AY आपका बन जाएगा। 2HCl K2O के साथ क्रिया करेगा तो KCl बन गया और H2O आपका बाहर निकल जाएगा। ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट आपकी मंद अभिक्रिया है और इसी के साथ आपकी तीव्र अभिक्रिया रहेगी। मंद अभिक्रिया नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में कई वर्ष, महीने या दिन लगते हैं, मंद अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आपका लोहे में जंग लगना, इसका फॉर्मूला है FeO2 + H2O और आपका बन जाएगा Fe2O3.H2O, तो ये लोहे में जंग लगना कहलाता है। आगे आप इसे देख सकते हैं तीव्र अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया जो होती है, इस अभिक्रिया में आप थोड़ा सा ये चेंज कर लीजिए, लोहे में जो जंग लगना होता है उसे XH2O लिखते हैं, तो यहाँ आपका Fe2O3 लिखा है, इसके बाद XH2O इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी तीव्र अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जो कुछ ही सेकंड में संपन्न हो जाती है तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि NaOH की क्रिया आप HCl के साथ कराते हैं तो आपका NaCl बन जाता है और जल बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आपकी दो अभिक्रियाएं और हैं, वो एक दूसरे से रिलेट हैं। एक आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, दूसरी होती है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय मतलब इररिवर्सिबल। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, मतलब अभिकारक से उत्पाद बन जाता है और उन उत्पाद से पुनः अभिकारक बनते जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, अर्थात इनसे अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक बन जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं और ये साम्य अवस्था पर समान रूप से संचालित होती हैं। इस साम्य अवस्था का जो साइन होता है वो इस तरह से रहता है, अर्थात ये दोनों दिशाओं में चलती रहती है। दूसरा इसी का अपोजिट है, वह है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद तो बन जाता है लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बनता। तो ऊपर के जो उदाहरण हमने देखे वह सारे उदाहरण अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और इसी के एक अपोजिट रहेगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्षेपी मतलब होता है निकलना, एक्सोथर्मिक इसका नाम होता है इंग्लिश में। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का निष्कासन हो, अर्थात ऊष्मा निकले, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके विपरीत ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब होती है, आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी का आप उदाहरण बता सकते हैं C+O2, CO2 जब बनता है तो आपकी ऊष्मा निकलती है। इसी तरह ऑक्सीजन जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण जब होता है तब भी आपकी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और आपका 6CO2 + 6H2O और ऊष्मा अर्थात ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊष्माशोषी का जो उदाहरण है आपका 2HBr है, इसे आप तोड़ेंगे
प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, प्रकाश को ये ऑब्जर्व करती है और H2Br2 में टूट जाती है। नेक्स्ट आपकी दो अभिक्रियाएं और हैं, उनका नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को हम स्वतंत्र रूप से आगे चल के अलग भी देखेंगे, बाकी अभी छोटे स्तर पर इन्हें समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण मतलब होता है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन जुड़ती है अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उस परमाणु का इंक्रीज होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तीन बात मैंने आपको यहाँ पर बताई, एक ऑक्सीजन का योग होता है अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है अथवा कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व ऐड हो अथवा उसके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है, तब आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अपचयन अभिक्रिया जस्ट इसके अपोजिट होगी, अर्थात ऑक्सीजन का निष्कासन हो अथवा हाइड्रोजन का योग हो अथवा किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासन हो और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा उसका घटेगा अथवा डिक्रीज होगा। ठीक, इनके उदाहरण आप बता दीजिए। CO + O2 CO2 बन जाएगा, कॉपर का ऑक्सीजन से योग करा दीजिए, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से जल बना दीजिए। तो ये सभी अभिक्रियाएं ऑक्सीडेशन की हैं। अपचयन अभिक्रिया में आप हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, हाइड्रोजन का योग कराएंगे तो H2 + CO हो जाएगा, C हो जाएगा तो इसमें H2 बन जाएगा। सेकंड आपका COO + CO, तो इसमें ऑक्सीजन आपका बाहर निकल जाएगा। इस तरह से ये अपचयन के उदाहरण आप देख सकते हैं। तीसरा एक प्रकार है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये जो अभी ऊपर हमने देखी ऑक्सीडेशन और अपचयन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया एक साथ होती है तब उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं कि Fe2O3 की क्रिया C3CO से हमने कराई तो आपका 2Fe बन गया। इसमें क्या हुआ, इससे ऑक्सीजन निकल गया, मतलब इसका अपचयन हुआ। जबकि 3CO के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है और 3CO2 बन जाता है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो जाता है। इस तरह आप इसे समझ सकते हैं। आगे हम दो तरह के होते हैं परिवर्तन, ये भी आपके सिलेबस में लिखा है, इसे भी बात डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक मतलब होता है कि उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है, उसकी जो बाह्य प्रकृति है उसमें परिवर्तन। जबकि रासायनिक मतलब होता है उसकी केमिकल रासायनिक गुण जो हैं वह परिवर्तित होते हैं, उसकी आंतरिक संरचना इसमें परिवर्तित होती है। भौतिक परिवर्तन को हम सर्वप्रथम डिस्कस करेंगे। ये वे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थ भौतिक गुण अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। साथ ही परिवर्तन का जो कारण है, अगर आप उस कारण को हटा देते हैं तो जो पदार्थ है पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे कि आप जल को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वह वाष्प में बदल जाएगा, लेकिन जब जो टेम्परेचर इसमें कारक था कि वाष्प में बदलने का, टेम्परेचर जैसे ही आप कम करेंगे तो पुनः जो जलवाष्प है वापस पानी में जल में बदल जाएगा। तो ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के गुण की अगर हम बात करें तो पदार्थ के केवल भौतिक गुणों यथा मतलब जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। सेकंड है परिवर्तन का आप जो कारण है उसको हटा लेंगे तो प्रारंभिक अवस्था पदार्थ की पुनः प्राप्त हो जाती है। तीसरा, यह परिवर्तन अस्थायी होते हैं और चौथा है नए पदार्थ का इसमें निर्माण नहीं होता। सेकंड आपका रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ इसमें बन जाता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का आप जो कारण है उसे हटा भी लेंगे तब भी पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। जैसे कि कोयले को जलाने पर CO2 गैस बनती है, लेकिन CO2 गैस से आप पुनः कोयले को प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन के आप गुण यहाँ पर देख सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ रासायनिक गुणों, संगठन और प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः ये कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। किस आधार पर, रासायनिक गुण और संगठन के आधार पर। सेकंड है सामान्यतः पुनः प्रारंभिक अवस्था इनकी प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं।
तीसरा आपका है यह परिवर्तन स्थायी होता है, अर्थात ये बना रहेगा निरंतर रूप से। और चौथा है नए पदार्थ का निर्माण इसमें होता है। रासायनिक परिवर्तन से पुनः प्रारंभिक पदार्थ को आप प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि भौतिक परिवर्तन से कर सकते हैं। तो इन्हीं गुणों के आधार पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आप यहाँ पर अंतर भी कर लीजिएगा। बाकी आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पर कंप्लीट होगा। लास्ट वीडियो में हमने अम्ल क्षार आदि डिस्कस किए थे। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे भी देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। वीडियो समाप्त होगा। जय हिंद, धन्यवाद।